हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर फिनिश कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी सभी का अलग अलग होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो हमने देखा कि वो यूरिया का सीक्रेशन करते हैं, कुछ हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जो हमने देखा कि वो यूरिक एसिड के सीक्रेशन करते हैं, और कुछ हमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो अमोनिया का सीक्रेशन करते थे। तो हमने देखा था कि यूरिया वाला जो होगा वो यूरियोटैलिक कहलाएगा, यूरिक एसिड वाला जो होगा वो यूरिको एसिड कहलाएगा, अमोनिया जो सीक्रेशन करता होगा वो अमोनोटैलिक कहलाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा मेजर ऑर्गन है किडनी के बारे में हमने जाना था, किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती है, उसके क्या शेप रहती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने फिनिश किया था। अब हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, कैसे किसी इंडिविजुअल में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी को लेकर के बैठिए और आराम से बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने एनसीईआरटी में मेंशन भी करते जाना, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं मैं जिस तरीके से हाईलाइट करता जा रहा हूँ चीजों को, आप उसको हाईलाइट करते हुए चलना। तो आराम से प्यार से एक जगह पर अच्छे से बैठ जाइए, ताकि आप सिस्टमेटिक वे में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में तीन हमें मेजर प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशन। ये तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये तीन प्रोसेसेस हैं यूरिन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये कौन कैरी करेगा? ग्लोमेरुलस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर ग्लोमेरुलस ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड जो होगा वो किडनी पर मिनट फिल्टर करती है। एक मिनट के अंदर जो किडनी होगी 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल ब्लड पंप जितना होता है उसका 1/5 पार्ट को ये फिल्टर कर देता है। बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर जो एक वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पोर्शन जो होगा वो किडनी एक मिनट के अंदर फिल्टर कर देती है, जो आता है नंबर कितना? 1100 से 1200 ml। 1100 टू 1200 एक मिनट के अंदर हमारा किडनी ब्लड को फिल्टर कर देता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब देखो, जो हमारे पास में ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, जो ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है, उसके लिए 3 लेयर्स होती हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स होती है, और क्या मिलेगा हमें? एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल होता है, और क्या चीज होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें, ठीक है। पहली चीज आपने क्या देखा? हमें पहला लेयर देखने को मिलता है ये वाला एंडोथेलियम, किसका? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल का। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी? ये एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी? ये चीजें, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पहला नंबर हमारे पास में आता है एंडोथेलियम। किस चीज की एंडोथेलियम है ये हमारे पास में? ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स की हमें सबसे पहले एंडोथेलियम की लेयर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज हमारे पास में क्या आती है? दूसरी चीज हमारे पास में एपिथेलियम, किसका? बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियम हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में तीसरी चीज हमारे पास में क्या आएगी? तीसरी चीज है बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग इसको कह सकते हैं। ये 3 लेयर्स हैं जो हमारे पास में तीनों चीजें मिल करके ब्लड फिल्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। द एपिथेलियल सेल बोमेन कैप्सूल कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। जो एपिथेलियल सेल होती है हमारे बोमेन कैप्सूल की उसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। और इसके बीच बीच में हमें कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बहुत ही माइन्यूट से स्पेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स, ठीक है। जहां से एक कोई फिल्टर होगा वो वहां से पास करता हुआ हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके से वो फिल्टर हो जाएगा। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? जो भी फिल्टर हो रहा है बोमेन कैप्सूल से, जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? पोडोसाइट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो हमारा ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है वो हमारे किडनी के थ्रू, इन सभी लेयर्स के थ्रू हो जाता है। दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द
प्रोटीन्स पास ऑन टू ल्यूमेन ऑफ वुमेन कैप्सूल। सारा का सारा प्लाज्मा यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रोटीन पास नहीं होते। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, इसलिए उनको पास नहीं किया जाता है। उसके लिए हमारी जो लेयर्स होती हैं ये इम्परमिएबल हो जाती हैं, ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल के थ्रू वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उन चीजों को पास कर देना, उनको फिल्टर कर देना, एक्सक्रीट कर देना, और वो चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, उनको बना करके रखना बॉडी के अंदर। दिस इज द बेस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और इस वजह से हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक इतना बेहतरीन मेथड है ये कि जो बेकार की चीजें सिर्फ उन्हीं को पास कर रहा है, और जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है उनको ये रोक ले रहा है। तो ये कहलाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, अगर हम लोग अमाउंट की बात करें जो फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, उसको हम लोग बोलेंगे GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये कितना होता है, एक अगर हेल्दी इंडिविजुअल की हम लोग बात करें तो 125 ml पर मिनट, अगर हम इसको कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से तो ये 180 लीटर पर डे वैल्यू निकल कर आती है। मतलब इतना फिल्ट्रेशन हमारी किडनी के थ्रू पर डे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग करता है। कितना करेगा, एक दिन के अंदर हमारा जो ब्लड फिल्ट्रेशन होगा पर डे, अगर GFR की बात करेंगे तो हमारे पास में जो GFR की वैल्यू वो कितने 125 ml कैसा पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट। अब इसको आप 125 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में ये पर आवर का निकल कर आ जाएगा, और अगर जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तब हमारे पास में पर डे का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और जो पर डे का वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हमारे पास में कितना हो रहा है 180 लीटर पर डे। अब जो हमारे पास में ये 180 लीटर पर डे की वैल्यू निकल कर आई है, इसमें से 99% जो होगा वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कितना, 99% का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब इसमें से बचेगा कितना, फिर 1% बचेगा जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ताकि जो बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही है वो काफी ज्यादा एटीपी का यूटिलाइज वहां पर होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम की चीजें बनती हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं चाहती कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर काम की चीजें वो किसी भी तरीके से बाहर जा पाए। सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सक्रीट करना है जो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है। तो इस तरीके से ये रीएब्जॉर्प्शन लगातार करता रहता है कि कोई भी काम की चीज मिलेगी उसको ये दोबारा से वापस अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, और जो भी बेकार की चीजें हैं बस उन्हीं को पास करता हुआ निकलेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी के थ्रू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो अगर हम एक दिन की बात करें, किडनी जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहा है वो 180 लीटर पर डे है, लेकिन उसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें से सिर्फ 1% होगा जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और वो 1% एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अगर हम 180 लीटर का 1% देखें तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1.8 लीटर। कितनी आएगी, 1.8 लीटर, या फिर इसी को एनसीईआरटी कंसीडर करती है 1.5 लीटर पर डे। ये इतना कोई भी एक ह्यूमन बीइंग इतना पर डे यूरिन एक्सक्रीट करता है, ठीक है। चलिए अब इसको एनसीईआरटी में देख लीजिए किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। द किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरीड आउट बाय, किसके थ्रू होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, JGA। ये क्या होता है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। एफरेंट आर्टेरियोल जो लोकेशन होती है वहां के साथ में ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। अ फॉल इन GFR, अगर GFR में किसी तरीके का डिक्रीमेंट होता है तो JG सेल जो होती है किडनी की वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये रेनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। जब रेनिन हार्मोन रिलीज हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा, GFR अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। इस तरीके से जो हमारा JG सेल्स होते हैं वो अपना फंक्शन करते हैं ताकि हमारे GFR को बॉडी के अंदर मेंटेन किया जा सके और उसको बैलेंस रखा जा सके। अब यहाँ पर पैराग्राफ में वो चीज एक्सप्लेन करेगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये 180 लीटर वाली कहानी को हम लोग जिसको देखा है अभी। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना है, 180 लीटर विद दैट ऑफ द यूरिन, जिसमें से रिलीज कितना होगा, 1.5 लीटर। दोनों की वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। यूरिन एक्सक्रीशन हो रहा है 1.5 लीटर, और ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कितना, 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो इसका 1% है जो यूरिन फॉर्म हो पा रहा है। सजेस्टेड दैट नियरली 99% फिल्ट्रेशन जो होगा वो रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। रीनल ट्यूब्यूल कौन कौन से आप पढ़ के आए हो, बोवेन कैप्सूल, PCT,
लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें जो होंगे अपना रोल प्ले करेंगी रीएब्जॉर्ब करने में। ठीक है, इसके बाद में इस जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और लास्ट में क्या होगा, सीक्रेशन होगा। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होंगी ये अपने डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा नेफ्रॉन का, ये बहुत ही बेहतरीन अपना रोल प्ले करेंगी। एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी ये इस तरीके के मैकेनिज्म जहाँ पर हमें एक्टिव भी देखने को मिलेगा और पैसिव भी देखने को मिलेगा। अब देखो जरा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम है, ये सारी की सारी चीजों का जो रीएब्जॉर्प्शन का होता है वो कैसे होगा, एक्टिवली होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे नीट बायोलॉजी 360। नीट बायोलॉजी 360 जब आप सर्च करेंगे तो जो आपका लोगो मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वही सेम लोगो मिलेगा। आप वहां पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद में आपको मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको वहां पर नोट्स में मैच कर पाओगे। नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें वहां पर बता करके रखा हुआ है कि हमारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, ये सारी चीजें एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब्ड होते हैं कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कैसा होता है, पैसिवली। अब आपको बताया था मैंने कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ऑस्मोसिस भी एक तरीके का पैसिव ही होता है। अभी हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए। पहली चीज हमने यहां पर देखी, यहां पर हमने देखा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। दूसरी चीज हमने यहां पर देखा जहां पर आपने पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तीसरा डायग्राम हमारे, तीसरा जो पैराग्राफ है यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को, जो आपने तीसरी प्रोसेस, तीसरे मैकेनिज्म के बारे में बात किया था, सीक्रेशन। तो किस तरीके से सीक्रेशन होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुलर सेल्स जो होती है वो सीक्रेट करती है किसको, H+ आयन को, K+ आयन को, अमोनिया को, किसमें, फिल्ट्रेट के अंदर इस चीज को डाल देती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाहर की तरफ अगर एरो दिखा रहा है तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ट्यूब्यूल की तरफ अंदर की साइड में हमें एरो देखने को मिलेगा तो उसका मतलब है कि सीक्रेशन हो रहा है। तो सीक्रेशन किस किस चीज का होगा, तो आपको ध्यान रखना है, सीक्रेशन होगा H+ आयन का, और किसका होगा, पोटेशियम आयन का, और किसका होगा, अमोनिया का। ठीक है, इस चीज का सीक्रेशन हमें देखने को मिलेगा। अब आगे देखो और क्या चीज कह रहा है। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्यूबुलर सीक्रेशन। जितना इंपॉर्टेंट रोल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का है, जितना इंपॉर्टेंट रोल रीअब्जॉर्प्शन का है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल सीक्रेशन का है। तो तीनों मैकेनिज्म आपस में कंबाइन होकर के यूरिन का फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसका काम क्या होगा, ये हेल्प करेगा मेंटेन करने में किस चीज को, आयनिक बैलेंस को, आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी का एसिड बेस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम किसका होगा, सीक्रेशन का होगा। इस तरीके से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास में यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो कितना हो रहा है, 1.8 लीटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी को कि 1.5 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एक दिन के अंदर 180 लीटर पर डे हमारा किडनी सीक्रेशन करेगा। 180 लीटर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करता है, लेकिन उसमें से 99% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। 1% जो होगा वो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये कितना होगा, 1.8 लीटर, बोले तो 1.5 लीटर पर डे एक ह्यूमन जो हेल्दी पर्सन है वो यूरिन को एक्सक्रीट करता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जो हमारे पास में ट्यूब्यूल्स थे, रीनल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, पीसीटी, डीसीटी, सीडी, एलएच, सब कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से किसका क्या फंक्शन होता है कंप्लीट करते हैं इस वाले पैराग्राफ को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे हम क्या, पीसीटी। पीसीटी लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ब्रश बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बना हुआ होगा। ये काम क्या करेगा, अगर हमें ब्रश बॉर्डर देखने को मिल रहे हैं तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो पीसीटी में होती है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये तो 100% वहां पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जो पीसीटी होता है। ठीक है, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर
रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें और वाटर की अगर हम लोग बात करें, ये सारे की सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी पीसीटी वाले सेगमेंट में। पीसीटी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन, किस चीज को मेंटेन कर रहा है, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया, किसमें करेगा ये, फिल्ट्रेट में सीक्रेशन की प्रोसेस भी हमें पीसीटी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन में भी अपना रोल प्ले कर रहा है और सीक्रेशन कर रहा है। सिलेक्टिवली सीक्रेशन करेगा, ये किस चीज का सीक्रेशन कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस का सीक्रेशन करेगा, अमोनिया का सीक्रेशन करेगा। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको अच्छे से ध्यान में समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये सीक्रेशन होता है और किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट के अंदर सीक्रेशन हो जाएगा, मींस फिल्ट्रेट के अंदर अगर चीज आ रही है तो सीक्रेशन, फिल्ट्रेट से बाहर जा रही है तो रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस होगी। एब्जॉर्ब क्या चीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लूप ऑफ हेनले की। तो यहाँ हेनलेज लूप कह सकते हो या फिर लूप ऑफ हेनले कह सकते हो, शॉर्ट में इसको LH बोला, LOH बोला, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, बस इतना ध्यान रखो हेनलेज लूप की बात हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर मिनिमम अमाउंट में देखने को मिलता है, मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, ये पीसीटी के अंदर हमें मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलता है। लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, मीन्स हमारे पास में अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है, अभी आपने लिखा भी है 70 to 80%, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें मिनिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे पास में जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो सबसे पहले बोमेन कैप्सूल था, फिर नीचे पीसीटी था, उसी के जस्ट नीचे फिर डिसेंडिंग लिम्ब आता है, उसके बाद में असेंडिंग लिम्ब आता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इट्स असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब है, अब बताओ जरा असेंडिंग लिम्ब कौन सा, अपवर्ड जा रहे हैं तब असेंडिंग होगा या डाउनवर्ड आ रहे हैं तब असेंडिंग होगा। तो आपको याद रखना है डी फॉर डाउनवर्ड, डी फॉर डिसेंडिंग, डाउनवर्ड आएंगे तो डिसेंडिंग, अपवर्ड जाएंगे तो असेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड की बात कर रहा है, इट्स असेंडिंग लिम्ब। However, this region play significant role in the maintenance, किस चीज का मेंटेन कर रहा है, हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है असेंडिंग इसका लिम्ब। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का जो रोल करेगा वो कौन करेगा, हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करता है। अब डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम लोग बात करेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसका जस्ट अपोजिट असेंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो असेंडिंग लिम्ब होगा इम्परमिएबल वाटर के लिए और परमिएबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तभी तो ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर पा रहा है। आगे देखेंगे, दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन, जो फिल्ट्रेट होगा धीरे धीरे करके जैसे जैसे नीचे जाता होगा वहां पर हमें कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जब धीरे धीरे करके ये हमारे पास में है लूप ऑफ हेनले, और ये लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो डाउनवर्ड आ रहा है ये डिसेंडिंग है, अपवर्ड जा रहा है ये हमारे पास में असेंडिंग है। तो यहां पर जैसे जैसे बाहर की तरफ आएगा तो ये वाटर को बाहर निकालता हुआ आएगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो हमें कंसंट्रेशन पावर हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर NaCl निकलेगा, मींस इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तब हमें इसकी डाइल्यूट फॉर्म देखने को मिलती है। तो डाउनवर्ड आ रहा है तो कंसंट्रेटेड फॉर्म, अपवर्ड जा रहा है तो डाइल्यूट फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लूप ऑफ हेनले का जो रोल होगा वो अपना रोल प्ले करता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, The ascending limb is impermeable to water but allows transport of the electrolytes, वही चीज जो मैं भी आपको बता रहा था। ascending limb impermeable है, जस्ट अपोजिट है कहानी किसकी तरह, descending limb की तरह। descending limb में permeable क्या है, वाटर। ascending limb में permeable क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। descending limb में impermeable क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ascending limb में impermeable क्या है, वाटर। तो इस तरीके से जस्ट एक दूसरे का अपोजिट ये फंक्शन करते हुए ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करेंगे और ये जो प्रोसेस होगी पैसिवली होगी। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, ascending में upward डायरेक्शन में जाएगा, it gets diluted। अभी मैं आपको बता रहा था ये चीज, डाइल्यूट फॉर्म में जब ऊपर जाएंगे तो अब हम डाइल्यूट फॉर्म में देखने को मिलेगा फिल्ट्रेट हमारा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपना फिल्ट्रेट देखने को मिलता है। ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड, ये जितना भी हमें NaCl देखने को मिल रहा है, जा कहां रहा है, पास कहां पर कर रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सारा इलेक्ट्रोलाइट ये पास करता हुआ जाएगा, रीएब्सॉर्ब करता हुआ जाएगा। इस तरीके से हमारा हेनलेज लूप का फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल की तरफ मूव करते हैं, कौन सा हमारे पास में आएगा, इसके बाद जस्ट जैसे लूप ऑफ हेनले फिनिश होता है ये ओपन होगा किसमें,
हमारा नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल आता है जिसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देख लीजिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोले तो डीसीटी। कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या कि ये एक इकलौता ऐसा ट्यूब्यूल है जहां पर हमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा किस चीज का, सोडियम का, ठीक है, और किसका, वाटर का। सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है कहां पर, डीसीटी वाले सेगमेंट में होगा। ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट, ठीक है। अभी आपने देखा था किसका, पीसीटी का, उसके बाद देखा किसका, लूप ऑफ हेनले का। पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी की बात कर रहा है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, किस चीज का, सोडियम का, वाटर का, ठीक है। अब देखो डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। HCO3 का भी रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए कैपेबल होता है हमारा डीसीटी। एंड सिलेक्टिवली सीक्रेशन करेगा ये, यहां पर भी सीक्रेशन की प्रोसेस होगी। अब जो सीक्रेशन होगा वो क्या चीज होगा, हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड है, इतना ध्यान रखो आप। सीक्रेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का, इन सब चीजों का सीक्रेशन होगा। बाकी सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये मेंटेन कर रहे हैं किसको, पीएच को। तीनों ही का काम ही सेम है। ट्यूब्यूल जितने भी हैं हमारे पास में सभी चीज क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। पीएच को, सोडियम पोटेशियम बैलेंस को हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करने का काम हमारे ट्यूब्यूल्स का ही है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्ब करने का काम अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। कहां पर किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आपको वो ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे सीक्रेशन की बात करेगा, कॉमन चीजें हमें वहां पर हाइड्रोजन आयन देखने को मिल रहा है सीक्रेशन के फॉर्म में, पोटेशियम आयन देखने को मिल रहा है सीक्रेशन के फॉर्म में, ताकि सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन किया जा सके। इस तरीके से जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अगर मैं रीएब्जॉर्प्शन की बात करूं तो आपने अभी देखा कि हमारे पास में जो पीसीटी है यहां पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीजें मैक्सिमम अमाउंट में यहां पर रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हेनलेज लूप की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कैसे करके रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा जब डाउनवर्ड आएगा, और जब अपवर्ड जाएगा तब ये करेगा रीएब्जॉर्प्शन किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद में आपने देखा क्या कि हमने देखा लास्ट वाला जो डीसीटी वाला पार्ट है, यहां पर हमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो ये सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर एक हार्मोन आएगा, हार्मोनल कंडीशन बनती है। कौन सा हार्मोन आता है, तो हार्मोन का नाम है क्या, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन यहां पर अपना रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना है भाई। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारा एल्डोस्टेरोन यहां पर अपना रोल प्ले करता है, ताकि यहां से रीएब्जॉर्ब किया जाए सोडियम को और वाटर को, ठीक है। तो यहां तक की कहानी फिनिश होती है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। यहां ये आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ भाई कहानी कहां पर है, क्या चीज है जो आपका किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो ये अपना वुमेन, ये देखो ये एफरेंट आर्टीरियल, और ये देखो ये हमारा इफरेंट आर्टीरियल, और ये क्या है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। फिर इसी के जस्ट बाद में ये वुमेन कैप्सूल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में क्या है, पीसीटी। फिर इसके बाद में ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमें देखने को मिलेगा क्या, डिस्टल डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, ये कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो ये बाहर की तरफ जितना भी एरो जा रहा है, बाहर की साइड में बाइकार्बोनेट, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, इन सब चीजों का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये H+ आयन, अमोनिया, ये चीज जो एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो फिल्ट्रेट के अंदर जाएगा, और ये फिल्ट्रेट से बाहर निकल रहा है। तो फिल्ट्रेट से बाहर जो भी चीजें निकल रही हैं रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिल्ट्रेट के अंदर चीजें जा रही हैं मतलब सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर देख लो, यहां पर भी NaCl का, वाटर का और बाइकार्बोनेट के लिए भी ये परमिएबल होता है। तो इस चीज का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, और पोटेशियम और यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर इस चीज का सीक्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में लास्ट में हमें यहाँ पर जब डाइल्यूटेड फॉर्म में अपना फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा, जितना भी वाटर बचा हुआ है वो सब कुछ फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और इस तरीके से आते आते जब तक लास्ट पार्ट बचेगा, यहाँ पर आते आते हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन यहां पर होगा इस पार्ट में। और जब कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा तो यहीं से फिर कुछ अमाउंट में ये यूरिया को पास कर दिया जाएगा, वापस किया जाएगा किसमें, ये जो हमारे पास में मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहां पर, और कुछ अमाउंट में ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वापस किया जाता है यूरिया को। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब यहां से यूरिया को वापस भेज दिया जाता है कहां पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और कुछ अमाउंट में इसको वापस किया जाएगा ये वाला जो हमारा लिम्ब है, कौन सा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वापस कर दिया जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा सके, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। इस वजह से हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट की जा सके। क्लियर है यहां तक सभी का? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास में बची है इसके बारे में देख लीजिए। लास्ट हमारा डक्ट बचा हुआ है जो कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स से ये एक्सटेंड कर दिए और इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक ये जाएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर हमें वाटर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर बचा हुआ, जितना भी अमाउंट में हमें वाटर देखने को मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब could be reabsorbed from this region produce concentrated urine। अब हमारा पर्पस क्या है, ये लार्ज अमाउंट में हम लोग वाटर को रीएब्सॉर्ब कर क्यों रहे हैं, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन किया जा सके। दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट का यूरिया जो होगा वो वापस कर दिया जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। इट ऑल्सो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, आयनिक बैलेंस को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम करेगा, और सिलेक्टिवली सीक्रेशन भी करता है किस चीज का, ये हमारा हाइड्रोजन आयन और ये हमारा पोटेशियम आयन, इस चीज को सीक्रेट करने का भी ये काम करता है। सो दैट्स इट, हमारा रीनल ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे के सारे फंक्शन आप लोगों को बता चुका हूं। तो हमने शुरू से देखा कि हमारे पास में पीसीटी, फिर उसके बाद में हमारे पास लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों का आपने देख लिया। उसके बाद डीसीटी जहां पर हमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारा लास्ट वाली कलेक्टिंग डक्ट जहां पर हमें मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में वाटर देखने को मिलेगा। ये आपका जो स्टेटमेंट ये वाला है इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहां से आपका स्टेटमेंट बनता है कि लार्ज अमाउंट में हमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर देखने को मिलता है। आपका आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट में। क्यों हो रहा है ऐसा, ताकि यूरिन का फॉर्मेशन किया जा सके। कैसा यूरिन का फॉर्मेशन, कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन किया जा सके। फिर कुछ अमाउंट में यहीं से यूरिया को वापस किया जाएगा कहां पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर वापस कर दिया जाता है। सो फाइनल हो गया हमारा यहां तक फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और यह है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इस मैकेनिज्म का नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास में ये एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे पास में काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसमें मेजरली जो रोल होगा वो कौन से ट्यूब्यूल्स करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, ये यहां पर हमें इन दोनों के बीच में काउंटर करंट देखने को मिलता है। ये जो आप काउंटर करंट नाम देख रहे हो इसका मतलब क्या है, पहले तो इसी चीज को समझ लो ना कि काउंटर क्या है। काउंटर का मतलब कह रहा है ये अपोजिट, और ये करंट का मतलब क्या, फ्लो, मतलब अपोजिट फ्लो की बात कर रहा है ये। तो अपोजिट फ्लो किस किस के बीच में होगा, वासा रेक्टा के बीच में होगा और हेनलेज लूप के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से अपोजिट फ्लो होगा वो हम लोग अभी आगे जानेंगे, जस्ट थोड़ी देर में। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। जो हेनलेज लूप है दोनों के बीच में हमें जो करंट देखने को मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ चीज बहुत ध्यान से समझना है आपको इस चीज का कि यहाँ पर क्या लिखा है,
ब्लड का फ्लो हो रहा है कहां पर, वासा रेक्टा के अंदर। और फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्ट्रेट का फ्लो होगा कहां पर, फिल्ट्रेट फ्लो कहां पर होगा, ये टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट होता है और वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपका, ठीक है। और दोनों में जैसे हमारे पास में क्या था, देखो ये हमारे पास में है लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास में क्या है, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। जस्ट इसी के मैं नीचे बना करके दिखा दे रहा हूं आपको, एनसीईआरटी ने इसको अलग से दिखाया है। यहां पर है हमारा ये इस तरीके से, ये हमारा है वासा रेक्टा। अब ध्यान से समझना इस चीज को, आगे की कहानी किस तरीके से, क्या कहना चाह रहा है, इस मैकेनिज्म का मकसद क्या है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये फिर यहां से फिल्ट्रेट अपवर्ड आएगा। अब ये इसके अंदर ब्लड फ्लो करता होगा, तो ये इसमें ब्लड फ्लो इस तरीके से करेगा, यहां से डाउनवर्ड जाएगा और यहां से ब्लड फ्लो जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पर इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। यहां पर वासा रेक्टा है ये, और ये लूप ऑफ हेनले है। वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। यहां पर वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर इसके अंदर क्या होगा, ब्लड पास करता होगा, ब्लड होगा, और यहां पर क्या होगा इस चीज के अंदर, यहां पर होगा हमारा फिल्ट्रेट। अभी अभी मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये, ठीक है। ये फिल्ट्रेट है और यहां पर हमारा ब्लड प्रेजेंट है। यहां से जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये यहां से वाटर रीएब्सॉर्ब करता हुआ आएगा, और यहां से जितना भी NaCl को पास करेगा ये सब कुछ रिसीव कर लिया जाएगा किसके थ्रू, ये हमारे पास में जो वासा रेक्टा है उसके पास में जितना भी NaCl ये पास कर रहा है ये यहां पर आ जाएगा, जितना भी NaCl पास कर रहा है ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको रीडिंग बाद में कराऊंगा, पहले इसको समझ लो, इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए आप। ये देखो, ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये अपना इफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। ये ब्रॉडर है और ये नैरो पार्ट है। अब इसके बाद ये बोमेन कैप्सूल हो जाता है, ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा है पीसीटी। कौन सा पार्ट है ये, पीसीटी। फिर ये हमारे पास में देखने को मिलेगा, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डीसीटी, और ये हमारा पार्ट है कौन सा, सीटी, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास में देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर समझने का, ये हमारा जो एरिया है, ये जोन, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स जोन, और जो नीचे वाला है ये है इनर मेडुला, ठीक है। और ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है आउटर मेडुला। तो फिलहाल इतना पार्ट को आप डिवाइड करो, ऊपर का पार्ट है कॉर्टेक्स और नीचे का पार्ट है क्या, मेडुला। अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो हमारे पास में देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास 300 मोस ऑस्मोल पर लीटर हमें ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है, और यहां पर जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएगा वैसे वैसे ये ऑस्मोलैरिटी हमें इंक्रीज होती हुई दिखेगी, और लास्ट तक आते आते ये हमें पर देखने को मिलेगा 1200। तो 300 m ऑस्मोल पर लीटर एंड 1200 m ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर 300 होगी और ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर 1200 होगी। अब यहाँ 300 को मेंटेन करना है और यहाँ पर आते आते 1200 ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसी के लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। तो ये देखो, ये हमारा पीसीटी आया और यहाँ पर लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो एरिया है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये वाला जो है ये असेंडिंग लिम्ब है। अब बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब ये यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है क्या, वाटर, मींस वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहा है, कौन सा, डिसेंडिंग लिम्ब। हमने अभी पढ़ के आए इसको। और यहां पर देखो, ये असेंडिंग लिम्ब जो होगा ये NaCl को रीएब्सॉर्ब करेगा। तो असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब की बात किया था, परमिएबल होता है वाटर के लिए, इसीलिए वाटर को बाहर निकाल रहा है। इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में फिल्ट्रेट जो होगा हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो बेसल पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में हमें मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट देखने को मिलता है, क्योंकि ये 300 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट तक आते आते हमें 1200 ऑस्मोलैरिटीज की देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। अब यहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हमारा फिल्ट्रेट जाना स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, NaCl को बाहर निकालता हुआ जाएगा। अब NaCl बाहर निकल रहा है, आप एक चीज को दिमाग में डालो कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है,
ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रोलाइट निकालना स्टार्ट करोगे तो वो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर हो रही है कि हमने, हमारे पास में फिल्ट्रेट है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हमने पानी को निकालना बाहर कर दिया। पानी जब निकालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा। जैसे जैसे हमने ऊपर जाते हुए देखा यहाँ पर, तो जब ऊपर जा रहा है ये, तो हमने क्या निकालना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोलाइट को निकालना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास में अब वाटर का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, जिससे कि डाइल्यूशन फॉर्म आएगी। और यहां तक आते आते हमारे पास में जो ये अपना प्रेजेंट होगा फिल्ट्रेट, ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा। मींस यहां पर 1200 था, ऊपर पहुंचते पहुंचते ये कहां पर पहुंच गया 300, और जब ऊपर तक पहुंचेगा तो ये 200 तक ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, मींस डाइल्यूट फॉर्म में पहुंच जाएगा। और ये डाइल्यूट वाला ही फिल्ट्रेट कहां पर पास कर दिया जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में पास कर दिया जाता है। जब कलेक्टिंग डक्ट में डाइल्यूट फॉर्म का फिल्ट्रेट पास किया जाएगा, अब यहां से मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को निकाला जा रहा है। ये देखो वाटर रीएब्सॉर्ब किया जा रहा है लार्ज अमाउंट में। अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पढ़ के आए हैं, लार्ज अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों? ताकि यहां पर ही तो बनेगा यूरिन। और कैसा यूरिन बनेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन इस कंडीशन में हो जाता है। क्लियर है यहां तक सभी का? तो यहां पर देखो डिसेंडिंग और असेंडिंग, इन दोनों के बीच में कैसा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, काउंटर करंट है, अपोजिट करंट है। क्लियर है यहां पर? तो एक तो इन दोनों के बीच में ही डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में हमें काउंटर करंट देखने को मिलेगा। अब मैंने अभी आपको बना करके दिखाया, ऊपर मैं अभी दिखा रहा था आपको कि ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया कि हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा वासा रेक्टा है। तो वासा रेक्टा मैंने जो नीचे बनाया है, एनसीईआरटी ने उसी चीज को आपको ये पड़ोस में दिखाया है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब है। तो ये जितना भी NaCl पास कर रहा था, ये जितना भी NaCl निकल रहा है, ये आ कहां पर रहा है, ये इस वाले पोर्शन में आ रहा है। तो ये चीज में यहां पर अगर दिखाएं तो इसने NaCl छोड़ा डायरेक्टली इसके अंदर। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस वजह से आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया कि यहां से जितना भी NaCl निकलेगा वो रिसीव करने वाला है कौन? तो वो रिसीव करने वाला वासा रेक्टा है। उसके पास में सारा का सारा NaCl, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है कि NaCl हमारे बॉडी से निकला वो वेस्ट ना हो जाए, वो हमारे दोबारा से यूटिलाइज करना है, हमारे ब्लड के अंदर पहुंचा दिया गया वासा रेक्टा के थ्रू, और उसका फिर से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और लगातार इस तरीके से ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मेंटेन हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर देगा, और हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन भी फॉर्म हो जाता है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पर्पज हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, क्या पहली चीज क्या ध्यान रखना है आपको? पहली चीज है हमारा मेन पर्पस क्या है इसका, कि ये करेगा क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन। नंबर 1 कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करना। दूसरी चीज ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम कर रही है। ऑस्मोलैरिटी इसको कॉर्टेक्स में रखना है कितनी 300, और यहां मेडुला में रखना है कितनी 1200। इतनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, इस वजह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देख लो जरा एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया गया है इस चीज को, ध्यान से समझना। काउंटर करंट पैटर्न का मतलब है अपोजिट फ्लो। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा as well as the counter current in them help in maintaining an increase osmolarity towards the inward medullary interstitium that is from 300 m osmol per liter कॉर्टेक्स में हमें देखने को मिलेगा, और 1200 m osmol per liter इनर मेडुला तक हमें मेंटेन करना है। और इन दोनों चीजों को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? अभी अभी ये देखो क्या लिखा है, हेनलेज लूप का काम है ये, और किसका काम है ये? वासा रेक्टा का काम है। ये दोनों ही अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, ये जो ग्रेडियंट को मेंटेन करने में रोल और सब्सटेंस कौन सा है? NaCl है और यूरिया है। ये दोनों चीजें अपना अपना रोल प्ले करेंगे ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा सके। NaCl is ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। अभी मैंने आपको बना करके दिखाया, ये असेंडिंग लिम्ब है, यहां से NaCl को पास आउट किया जा रहा है, विच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये हमारे पास में डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, ये इसने एक्सचेंज कर लिया इसको। ठीक है, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का ये जो असेंडिंग पार्ट है, ये वापस से इंटरस्टिशियम में छोड़ देगा किसको? NaCl को। तो डिसेंडिंग लिम्ब ने NaCl को रिसीव किया, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो होगा NaCl को पास कर देगा दोबारा से कहां पर? इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। तो उतना का उतना ही मेंटेन रहेगा। ये ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ही ये काउंटर करंट की प्रोसेस को किया जा रहा है। बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में अच्छे से छाप लो। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है एंटर करेगा थिन सेगमेंट में, किसके? असेंडिंग लिम्ब ऑफ
लूप ऑफ फेनेले, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारे पास में जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में कुछ अमाउंट में यूरिया जो होगा वो इंटरस्टिशियम फ्लूइड में भी डाला जाता है और कुछ अमाउंट में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनेले में डाला जाएगा। ये चीज उन्होंने यहां पर मेंशन किया है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू वापस से दोबारा भेज दिया जाएगा। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट हैंडलेज लूप एंड वासा रेक्टा, दोनों स्पेशल अरेंजमेंट में होंगे और इस तरीके से एक मैकेनिज्म कंप्लीट होती है जिसका नाम क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन, किस चीज को मेंटेन कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा। किसको मेंटेन करने का काम करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा। साथ ही साथ में और क्या कर रहा है, इस चीज को भी समझ लो, और क्या कर रहा है, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम presence of such interstitial gradient help an easy passage of water from the collecting tubule, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आसानी से वाटर को बाहर निकाला जा सके, इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है। देयरबाय कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट मींस यूरिन, फाइनल पर्पस आ गया ना, कंसंट्रेशन यूरिन, यही तो हमारा फाइनल एम है कि हमें कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करना है विद द प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than initial filtrate from, ये भी आपका स्टेटमेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि 4 times से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा यूरिन, किससे, अपने इनिशियल फिल्ट्रेट से। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी हमारे पास में 300 क्या था, कॉर्टेक्स के अंदर ऑस्मोलैरिटी थी, और जब आप मेडुलरी रीजन में देखोगे तो कितना है, 1200 ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है मेडुला में। और हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हमें मेडुला के अंदर ही देखने को मिलता है। और कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है। यूरिन है कैसी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अब कंसंट्रेटेड फॉर्म में बोले तो जब यहां से चला था तो 300 था और यहां पर आया तो कितना हो गया, 1200 हो गया। तो 3 4 जा 1200 मींस 4 टाइम्स यहां पर हमें डेवलप देखने को मिल रहा है। तो 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। क्लियर है क्या, यहां तक इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है।